नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी में एचएएल का कैट्स हंटर एक फ्यूचरिस्टिक वेपन के रूप में सामने आया है। ये एक स्टील्दी सबसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है जो मैंड जेट्स जैसे SU-30 MKI और अनमैन्ड ड्रोन्स जैसे कैट्स वॉरियर से लॉन्च हो सकता है। इसका लो स्किमिंग फ्लाइट और छोटा रडार सिग्नेचर इसे एनिमी डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल टारगेट बनाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक इसे अप्रूवल नहीं दिया है। लेकिन क्यों? क्योंकि यूक्रेन रसिया वॉर ने सबको दिखाया है कि सबसोनिक मिसाइल्स जैसे कैलिबर या टॉम हॉक मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के सामने इजीली शूट डाउन हो जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स अब सुपरसोनिक मिसाइल्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जैसे ब्रह्मोस जो फास्ट है, पावरफुल है, लेकिन ये कॉस्टली पड़ती है। कैट्स हंटर के कंपटीशन में DRDO का ITCM यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल है जो सस्ता है लेकिन वो भी सबसोनिक है। ब्रह्मोस NG आ रहा है जो फास्ट और लाइट वेट होगा, लेकिन वो 2026 के बाद ही आएगा। JSR डायनेमिक्स का जेट पावर्ड ग्लाइड बॉम्ब भी एक ऑप्शन है, लेकिन वो फुल क्रूज मिसाइल नहीं है। तो कैट्स हंटर का फ्यूचर अब इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिसीजन पर डिपेंड करता है। क्या इंडिया रिस्क उठाकर स्टील्दी सबसोनिक मिसाइल को अडॉप्ट करेगा या सिर्फ सुपरसोनिक मिसाइल की ही रेस में बना रहेगा? तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो कैग यानी द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने HAL के RUAV 200 यानी रोटरी UAV 200 प्रोजेक्ट पर काफ़ी सख्त आलोचना की है और इसको एक फेल प्रोजेक्ट बताया है। 2015 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 23 करोड़ रुपए का था, लेकिन बिना प्रॉपर मार्केट सर्वे और मिलिट्री रिक्वायरमेंट समझे HAL ने इसे लॉन्च कर दिया। रिजल्ट क्या निकला? ना कोई डिफेंस ऑर्डर मिला, ना सिस्टम काम का निकला। RUAV 200 का पेलोड सिर्फ 2.5 kg, रेंज 10 किलोमीटर और इंडोरेंस सिर्फ 1 घंटा था, जो मॉडर्न मिलिट्री UAV के स्टैंडर्ड के आसपास भी नहीं था। इस वजह से ये ड्रोन रुस्तम या इजरायली UAV जैसे सिस्टम के सामने बिल्कुल फेल हो गया। कैग ने रिपोर्ट में ये भी बताया कि HAL ने प्रोजेक्ट के बाद कोई लेसन लर्न रिपोर्ट भी नहीं बनाई, जिससे फ्यूचर के UAV प्रोजेक्ट्स में वही गलती दोबारा रिपीट हो सकती है। और अब कैग रिकमेंड कर रहा है कि HAL एक मार्केट रिसर्च डिवीजन बनाए, फ्यूचर UAV को मिलिट्री प्लान्स के अकॉर्डिंग बनाए और प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले बायर से लेटर ऑफ इंटेंट ले। ओवरऑल RUAV 200 एक फील्ड अटेम्प्ट बन गया, जिसमें न सिर्फ पैसा वेस्ट हुआ बल्कि HAL की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचा है। फ्यूचर में अगर HAL UAV रेस में टिकना चाहता है तो उसे मार्केट और मिलिट्री दोनों की जरूरत को समझना होगा। तो आप क्या बोलोगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? एक लाइन जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली खबर की बात करें तो कावेरी इंजन, जो कि DRDO का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अपने फाइटर जेट्स जैसे तेजस के लिए अब तक एक भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट को पावर नहीं दे पाया। 1986 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा खा चुका है, लेकिन फिर भी थ्रस्ट और परफॉर्मेंस में कमी के कारण फेल हो गया। इस वजह से तेजस MK-1A को GE का F404 इंजन लगाना पड़ा और तेजस MK-2 और AMCA के लिए भी फॉरेन इंजन्स का सहारा लेना पड़ रहा है। आज भी इंडिया का प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में स्ट्रांग हो रहा है, तो सवाल उठता है क्या कावेरी इंजन की टेक्नोलॉजी प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करनी चाहिए? टाटा, L&T, गोदरेज जैसे कंपनीज ने एयरक्राफ्ट और मिसाइल के पार्ट्स बना के अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है। अगर उन्हें कावेरी का काम दिया जाए तो वो इस इंजन को अपग्रेड करके तेजस MK-1A के लिए रिलायबल बना सकते हैं और फ्यूचर में तेजस MK-2 या AMCA के लिए और पावरफुल वेरिएंट्स भी डेवलप कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनीज फास्ट काम करती हैं, उनके पास मॉडर्न टूल्स और AI बेस्ड सिमुलेशंस का एक्सेस होता है जो डेवलपमेंट को स्पीड अप कर सकता है। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे जैसे सीड फंडिंग, R&D हब और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये इंजन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार हो सकता है। उसके लिए या तो प्राइवेट सेक्टर को इसकी टेक्नोलॉजी हैंडओवर करनी पड़ेगी या गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करके सरकारी कंपनीज में चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स पर टाइम टू टाइम वैल्यूएशन करना पड़ेगा और जो भी रुकावट गवर्नमेंट सेक्टर में आ रही है उसको दूर करना पड़ेगा और फंड भी अलोकेट करना पड़ेगा। आज चाइना हमसे 50 साल आगे बढ़ गया है टेक्नोलॉजी के मामले में, तो हमें भी फालतू के चक्करों से निकल कर अपने देश के लिए ढंग से काम करना पड़ेगा, ईमानदारी से। तो बात कावेरी इंजन की चल रही थी, तो दिक्कत यह है कि जेट इंजन बनाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। हाई टेम्परेचर मटेरियल्स, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स और सेरेमिक कोटिंग जैसे एरियाज में प्राइवेट सेक्टर अभी सीख रहा है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्लियर रोड मैप दे और DRDO ओवरसाइट के साथ रोल्स डिफाइन करें तो ये काम संभव है।
तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अब एक नए जमाने के वॉरफेयर के लिए तैयार हो रही है। जल्दी ही इंडियन एयरफोर्स एक RFI इशू करेगी जिसमें प्राइवेट कंपनीज को इन्वाइट किया जाएगा एक एडवांस ग्राउंड लॉन्च BVLOS यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाने के लिए। ये एक ऐसा ड्रोन होगा जो मिसाइल की तरह अटैक करेगा और ड्रोन की तरह हवा में घंटों तक फ्लाई करता रहेगा, जो कि बिल्कुल मॉडर्न बैटलफील्ड के लिए बनाया गया होगा। इस स्मार्ट ड्रोन का रेंज होगा 500 से 1000 किलोमीटर और इसमें लगेगा एक 50 kg का एक्सप्लोजिव वॉरहेड। ये टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद प्रिसीजन से उस पर डाइव करेगा और उसी वक्त ब्लास्ट करेगा। इसकी 6 घंटे से ज़्यादा की लॉइटरिंग कैपेसिटी इसका सबसे यूनिक फीचर होगा। मतलब एक बार हवा में छोड़ दिया जाए तो ये टारगेट मिलने तक मंडराता ही रहेगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये सिस्टम कई मामलों में गेम चेंजर होगा। ये ड्रोन खुद से GPS और इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के थ्रू एक प्री डिफाइंड एरिया तक पहुंच जाएगा, वहां फ्यूल सेव करता रहेगा और ऑपरेटर के सिग्नल का इंतजार करेगा। ऑपरेटर को लाइव इलेक्ट्रो ऑप्टिकल कैमरा का वीडियो मिलेगा जिससे वो टारगेट चूज करेगा और ड्रोन स्टीप डाइव करके एग्जैक्ट पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा। ये सिस्टम उन सिचुएशंस के लिए परफेक्ट है जहां एनिमी की पोजीशन क्लियर नहीं होती, जैसे चाइना के अगेंस्ट LAC पर जब वो मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स यूज करते हैं। ये ड्रोन्स उन एरियाज के ऊपर घंटों तक मंडराकर परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेगा और जैसे ही टारगेट कंफर्म होगा डायरेक्टली हिट कर देगा। हालांकि इसका वॉरहेड ब्रह्मोस जैसा बड़ा नहीं है, लेकिन प्रिसीजन इसका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। ये कमांड पोस्ट, रडार सिस्टम्स या आर्मर्ड व्हीकल जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स को क्वाइटली एलिमिनेट कर सकता है बिना एयरक्राफ्ट भेजे और बिना किसी सोल्जर्स के रिस्क के। इंडियन एयरफोर्स का ये स्टेप क्लियरली दिखाता है कि इंडिया अब सिर्फ डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने वाला देश नहीं बल्कि खुद से डिजाइन और डेवलप करने वाला देश बन रहा है। तो आप क्या बोलोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।